हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़, जो हमने मेनली उठाए हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से। ठीक है, और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 पर। इससे पहले हम अपने टोटल 8 लेक्चर्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो, और इनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, क्योंकि और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और जैसा मैं बताती हूँ कि देखो, ये टेस्ट सीरीज़ करने का फ़ायदा नहीं फ़ायदा मैं बता चुकी हूँ आपको बहुत बार, कि आप पहले प्रीवियस मतलब वेदर यू आर स्टार्टर और आपने प्रिपेयर कर लिया है एक बार, तब भी आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ फुल देखो और उसके बाद बुक उठाओ। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी याद होंगी, कुछ चीज़ें आपको और हो जाएंगी। तो ये आपका मतलब बेस्ट तरीका होगा मतलब बेसिक बुक्स को पढ़ने का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आपको यही करना चाहिए। और जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन कराती हूँ, वीडियो पॉज करो और वो क्वेश्चन का आंसर लगाओ और फिर उसका आंसर देखो। ठीक है, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा, अदरवाइज भूल जाओगे आप। ठीक है, तो चलिए फिर भी शुरू करते हैं आप अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अगस्त ऑफर कब आया था? अगस्त 1940 में आया था। कब आया था? अगस्त 1940 में आया था अगस्त ऑफर। ठीक है, और तो और ये इस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? इस टाइम पे वॉइसरॉय थे लिनलिथगो। ठीक है, इस टाइम पे वॉइसरॉय थे हमारे लिनलिथगो। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उन्होंने क्या बोला था कि डोमिनियन स्टेटस एज ऑब्जेक्टिव, डोमिनियन स्टेटस एज ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और इसके बाद देख लेते क्या बोल रखा है। इट रिकॉग्नाइज द नेचुरल एंड इनहेरेंट राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है? क्योंकि जो अगस्त ऑफर था उसमें ये बोला गया था कि वॉर ख़त्म होने के बाद आपकी क्या बनाई जाएगी? वॉर ख़त्म होने के बाद आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप की जाएगी। क्या बनाई जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक सेटअप की जाएगी। ठीक है, वॉर के बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप की जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया था। कांग्रेस ने क्या कर दिया था? इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, और इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, इन्होंने ये भी बोला था कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माइनॉरिटीज़ के कंसेंट के बिना नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमसे क्या पूछा है? अगस्त ऑफर में करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो होगी क्या होगी हमारी? करेक्ट। और इसमें क्या क्या किया गया था कि वॉइसरॉय की जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, मतलब कोई भी फ्यूचर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा, वो कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बिना नहीं बनाया जाएगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या बनाएगी? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ की उससे बनाया जाएगा, कंसेंट से। ठीक है, असेंट ऑफ माइनॉरिटी होगा इसमें, कंसेंट कंसेंट। ठीक है, कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये था हमारा क्या? अगस्त ऑफर। ठीक है, अगस्त ऑफर लेकिन क्या कर दिया था? कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें बनी थी, जैसे कि 1941 में क्या किया गया था ना, 1941 में वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके जो 12 में से जो 8 मेंबर थे वो इंडियंस बन गए थे, लेकिन जो मेन चार्जेस थे किस किस के? डिफेंस, फाइनेंस और होम। डिफेंस, फाइनेंस और होम के जो चार्जेस थे वो अब भी ब्रिटिशर्स के पास थे। ठीक है, 8 में से 12 जो पोस्ट थी वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की वो इंडियंस की थी, लेकिन उसमें से भी डिफेंस, फाइनेंस और होम का जो डिपार्टमेंट था वो किसको दिया गया था? ब्रिटिशर्स को दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने एक नेशनल डिफेंस काउंसिल भी बनाई थी।
नेशनल डिफेंस काउंसिल भी बनाई थी, जिसके प्योरली क्या थे, एडवाइजरी फंक्शन थे नेशनल डिफेंस काउंसिल के। ठीक है, तो ये नेशनल डिफेंस काउंसिल जो थी अगस्त ऑफर के बेस पे ही बनी थी। उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर इंक्रीज हुए थे। इन्होंने बोला था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा माइनॉरिटीज़ के कंसेंट से बनेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो वॉर के बाद बनाई जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने क्या कर दिया, सारे डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इन सारी डिमांड्स को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। और इसी के बाद 1940 के लास्ट में, ठीक है, 1940 के लास्ट में क्या शुरू होता है गांधी जी के उससे, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू होता है। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू होता है, या फिर इसको दिल्ली चलो मूवमेंट भी बोलते हैं। दिल्ली चलो मूवमेंट भी यहीं पे आता है, दिल्ली चलो मूवमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। और सबसे पहले किसने स्टार्ट, मतलब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा था, लेकिन कौन इसमें सबसे पहला पार्टिसिपेंट था, मतलब किसने किया था, वो थे विनोबा भावे। ठीक है, पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त। तो इन तीनों के नाम याद रखना, कौन पहले थे इंडिविजुअल सत्याग्रह करने वाले, कौन दूसरे थे, कौन तीसरे थे। ठीक है, ये जो हमारा ये है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अगस्त ऑफर कब आया था, कौन से वॉइस रॉय थे, क्या क्या इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, ये हमने कर लिया है। तो इसका जो आंसर ए हो गया वो करेक्ट ही है। ठीक है, देखो ये बोला था कि, देखो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। इट प्रोवाइडेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अडॉप्टेड विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी। नहीं, मेजोरिटी नहीं, माइनॉरिटी के कंसेंट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर इसने बोला कि इट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया एज सोवरेन लेजिस्लेचर। सोवरेन लेजिस्लेचर में नहीं, वो डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे, डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे, अभी आपको बताया। इट प्रोवाइडेड फॉर इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज इफ कांग्रेस सपोर्टेड ब्रिटिश वॉर एफर्ट। ऐसा नहीं बोला उन्होंने बोला कि जब ब्रिटिश का वॉर खत्म हो जाएगा तब वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे, सारे इश्यूज को सोल्व करने की कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। किसके बारे में, अगस्त ऑफर के बारे में। ठीक है, तो अब हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए कब थे, 1919 में आए थे। ठीक है, हाँ 1919 में आए थे। इट प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज इन इंडिया। देखो इसमें क्या बोला गया था कि इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए सेपरेट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा इंडिया में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी यहाँ पे बोला गया था। सेकंड है, इट इनलार्ज द इलेक्टोरेट एट बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल। यहाँ पे जो इलेक्टोरेट था वो सेंट्रल लेवल पे भी इंक्रीज किया गया था, और जो ये यहाँ पे था यहाँ पे भी इंक्रीज किया गया था। तो यस, ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी करेक्ट किया गया था। और थर्ड है, 6 वर ग्रांटेड ए सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ पे क्या किया गया था, 6 को एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, 6 यहाँ पे 6 थे, और क्रिश्चियंस थे, और क्या थे, एंग्लो इंडियंस थे। एंग्लो इंडियंस, इनको भी क्या प्रोवाइड किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में। और क्या किया गया था, यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर पे लगाया गया था। क्या किया गया था, बाई कैमरलिज्म एट सेंटर। ठीक है, सेंटर में क्या आया था, बाई कैमरलिज्म आया था। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस का कंसेप्ट आया था, डायरेक्ट इलेक्शंस का आया था कंसेप्ट। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का सबसे पहले कब आया था, 1892 में। ठीक है, याद रखना, ये कोई एक्ट आया था उस टाइम पे 1892 में, इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट आया था। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस भी हुए थे, लेकिन जो फ्रेंचाइज थी वो क्या थी, रिस्ट्रिक्टेड थी। ठीक है, जो फ्रेंचाइज थी वो क्या थी, रिस्ट्रिक्टेड थी। उसके बाद बात करें, इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया था 6 क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस के लिए, और बाई कैमरलिज्म सेंटर पे था। और जो डाई आर्की थी वो कहाँ थी, प्रोविंसेस में थी। डाई आर्की कहाँ पे थी, प्रोविंसेस में इन्होंने लगाई थी। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल जो बजट था वो अलग अलग, मतलब इन्होंने प्रेजेंट किया था। फर्स्ट टाइम जो बजट था वो डिफरेंट था। किस किस के लिए, एक तो सेंटर के लिए और एक प्रोविंसेस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्या किया गया, हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया इंडिया के लिए। क्या किया गया यहाँ पे, हाई
कमिश्नर अपॉइंट किया गया इंडिया के लिए, ठीक है। और हाँ, पहले क्या होता था, अब क्या होने लगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ब्रिटिशर्स एक्सचेकर से पैसे दिए जाने लगे, ठीक है। यहाँ पे क्या और क्या हुआ, यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या दिए जाने लगे, ब्रिटिश एक्सचेकर से पैसे दिए जाने लगे, ठीक है। ब्रिटिश एक्सचेकर के आज के बाद जो भी पैसे दिए जाएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, वो ब्रिटिश एक्सचेकर से दिए जाएंगे, ठीक है। और ग्रेजुअली यहाँ पे इसके बाद डेवलपमेंट हुई सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ कि ये जो मैं बता रही थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडिया में देने का कंसेप्ट कब चलाया था, ये कराया था 1793 में। कब आया था, जब जो आया था चार्टर एक्ट 1793, वहाँ पे ये इनजस्टिस स्टार्ट हुआ था कि इंडियन जो थे पैसे वहाँ से इसको दिया जाता था, लेकिन फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 1919 में कहाँ से, ब्रिटिश एक्सचेकर से पैसे दिए जाने लगे, तो इस जो इनजस्टिस था इसको अंडू कर दिया गया, ठीक है। और हाँ देखो, इससे पहले देखो 1990 में तो ये रिफॉर्म्स आ गए, उससे पहले एक डिक्लेरेशन भी हुई थी जिसको बोलते हैं चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन, जिसको ये मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन, अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा। चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन का दूसरा नाम क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगस्त डिक्लेरेशन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगस्त डिक्लेरेशन। चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन 1917 में हुई थी, और ये किसके एफर्ट से हुई थी, मेनली ये हुई थी होम रूल लीग के एफर्ट से। होम रूल लीग के जो एनी बेसेंट थे, इनके एफर्ट से मेन बनाई गई थी, हुआ था अगस्त डिक्लेरेशन और चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन, और उसमें मेंबर्स को एक्सटेंड करने की मेनली बात की गई थी, ठीक है। एक और अगस्त, ये तो अगस्त डिक्लेरेशन हो गया, एक आता है अगस्त रिवॉल्यूशन, एक आता है अगस्त रिवॉल्यूशन। अगस्त रिवॉल्यूशन कौन सा है, क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रिवॉल्यूशन है उसी को बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अगस्त रिवॉल्यूशन को, क्विट इंडिया मूवमेंट को भी मतलब अगस्त रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और अगस्त डिक्लेरेशन इस चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन जो 1917 में हुआ था और ये 1942 में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ कुछ याद रखना, अगस्त डिक्लेरेशन और अगस्त रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। और जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है 1919 के, उसके बारे में हमने कुछ कुछ चीज़ें देख ली हैं। आंसर आ गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। कौन धरसाना सत्याग्रह से कौन, देखो धरसाना सत्याग्रह हुआ कब था, 1930 में हुआ था, जब क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो धरसाना में किसने वो किया था, ये हम कर चुके हैं। तो पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही कर चुके हैं। तो अब देखो, अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू, इमाम साहेब, मनीलाल, तो ये चारों ही थे, ये सारे ही धरसाना सत्याग्रह से एसोसिएटेड थे। और जो मनीलाल थे, ये गांधी जी के क्या थे, बेटे थे, ठीक है। गांधी जी सन, ठीक है, मनीलाल तो सन, ठीक है, ये सन थोड़ा जोड़ लेना। तो ये चारों ही जो थे वो धरसाना सत्याग्रह से एसोसिएटेड थे, ठीक है। आर्म पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन फिर भी यहाँ पे लाठीचार्ज की थी ब्रिटिशर्स ने, और यहाँ पे 2 की डेथ भी हो गई थी, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को, और ये हम पहले इसका टोटल करवा चुके हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विद रेफरेंस, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म के बारे में हमें बताना है, ठीक है। लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो ये कब बनी, देखो, लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म बनी थी 1927 में, और ये कहाँ पे बनी थी, ब्रुसेल्स में बनी थी। ब्रुसेल्स कहाँ पे, बेल्जियम में, ठीक है। और एम, इसका एम क्या था, इसका एम था, द लीग स्टेटेड एम वाज टू डिटर इंपीरियलिस्टिक गवर्नमेंट फ्रॉम ओप्रेसिंग वीक नेशन। जो उस टाइम पे मतलब जो भी जिन गवर्नमेंट्स को ओप्रेस कर रखा था, उनके लोग इसमें जुड़े थे, ठीक है। तो इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट जो भी ओप्रेस कर रही थी वीकर नेशंस को, तो उनको डिटर करने के लिए थी, ये था इसका मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी कि यस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। सेकंड है, मेंबर ऑफ द लीग्स अगेंस्ट इंपीरियलिज्म कंडेम्ड द दिल्ली मैनिफेस्टो इशूड बाय नेशनल लीडर्स इन इंडिया। देखो, इंडिया में दिल्ली मैनिफेस्टो एक रिलीज हुआ था, ठीक है। दिल्ली मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था कब, 1929 में,
ठीक है। दिल्ली मैनिफेस्टो कब रिलीज हुआ था? 1929 में। और ये क्यों रिलीज हुआ था? ये हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई थी। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई थी, और कंडीशंस किस में रखी गई थी? वो रखी गई थी दिल्ली मैनिफेस्टो में। वो कहाँ रखी गई थी? दिल्ली मैनिफेस्टो में वो कंडीशंस रखी गई थी। ठीक है। हाँ, वो जो चीज़ें थी वो दिल्ली मैनिफेस्टो में रखी गई थी। और मेन उसमें क्या क्या मतलब दिल्ली मैनिफेस्टो में क्या क्या था? मेन तीन उसमें मेन मांग थी। क्या थी? सबसे पहली थी कि डोमिनियन स्टेटस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या बनाना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा डोमिनियन स्टेटस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरी मांग थी कि कांग्रेस के पास क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस में। जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो उसमें क्या होनी चाहिए? कांग्रेस की मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? कांग्रेस की मेजोरिटी होनी चाहिए। और इसके बाद तीसरा क्या बोला था? इसके बाद बोला था कि हाँ, इसने बोला था कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको मतलब छोड़ने की बात बोली थी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात बोली थी, और पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलिएशंस की बात बोली थी। ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में इन्होंने बात की थी। तो ये तीन मेन जो थे इसके क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे, या फिर मतलब मान लो कि दिल्ली मैनिफेस्टो में ये तीन चीज़ें थी। लेकिन बाद में क्या किया था? दिल्ली मैनिफेस्टो को जो था इरविन था उस टाइम पे वाइसरॉय, उसने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, याद रखना, दिल्ली मैनिफेस्टो को इरविन ने रिजेक्ट कर दिया था। ये तीन मांगे थी मेन किसकी? कांग्रेस की दिल्ली मैनिफेस्टो में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो जो ये थी द लेजियन अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म, इसने दिल्ली मैनिफेस्टो को क्या किया था? रिजेक्ट किया था। इन्होंने क्या किया था? दिल्ली मैनिफेस्टो को कंडेम किया था। फिर नेहरू ने क्या किया था कि नेहरू ने भी बोला कि कांग्रेस के सारे जो रिलेशंस हैं द लेजियन लीग विद एम्पेरियलिज्म, उससे मतलब सारे रिलेशन तोड़ दिए जाए। नेहरू ने भी ये बोला, और नेहरू को फिर 1 साल बाद इनके जो ये मेंबर थे तो उससे भी इनको एक्सपेल कर दिया जाता है। नेहरू को वहाँ से एक्सपेल भी कर दिया जाता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, नेहरू को क्या किया जाता है? 1 साल के बाद इस चीज़ से एक्सपेल भी कर दिया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, बस यही था। और ठीक है, तो ये था। तो जो लेजियन अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म थी 1927 में सबसे पहले बनी थी, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर थे, और उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने तो अटेंड भी की थी ये कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने तो ये कॉन्फ्रेंस अटेंड भी की थी, और बाद में इनको ही वो भी कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपना सपोर्ट भी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भेजा था, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन और हमारे महात्मा गांधी जी। इन दोनों ने क्या किया था? महात्मा गांधी तो इन्होंने अपना वो भेजा था, इनके लिए अपना सपोर्ट भेजा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि देखो इरविन ने क्या कर दी? अपनी मांग रिजेक्ट कर दी, दिल्ली मैनिफेस्टो को वो कर दिया गया, और ये थी लेजियन ऑफ नेशन। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? सी। तो जब इरविन ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? लाहौर में, याद रखना, लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ। ठीक है, लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ, और उसमें जवाहरलाल नेहरू जो बने वो क्या बने? प्रेसिडेंट बने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बने प्रेसिडेंट, और उन्होंने क्या किया गया? पूर्ण स्वराज एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या? पूर्ण स्वराज एक्सेप्ट कर लिया गया कि उनका पूर्ण स्वराज ही मेन गोल है। ठीक है, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या किया उन्होंने? बॉयकॉट किया। और फिर इनका मेन एम क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इनका मेन गोल था। और फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या कर दिया? अपना इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे या स्वराज डे 26 जनवरी 1930 को इन्होंने घोषित कर दिया कि ये होगा हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो ये चीज़ें हुई थी किसके बाद? जब इरविन ने रिजेक्ट कर दिया तो कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ 1929 में, और वहाँ पे क्या हुआ? पूर्ण स्वराज को एज ए मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ पे वो कर दिया गया, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया गया।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया गया 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ये हो जाता है कंप्लीट लेजियन अगेंस्ट इंपेरियलिज्म के बारे में था। तो कैसे कैसे उन्होंने रिजेक्ट किया और उसके बाद क्या क्या हुआ ये हमने देख लिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये बोल रहे हैं दीपावली डिक्लेरेशन के बारे में बताना है, दीपावली डिक्लेरेशन के बारे में बताना है, ठीक है। तो दीपावली डिक्लेरेशन क्या था, देखो आपको याद होगा मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट एक रखी थी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट एक रखी थी, किसने, इन्होंने मोतीलाल नेहरू जी ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई थी और वो रखी थी। नेहरू रिपोर्ट के बाद, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के बाद इरविन का एक डिक्लेरेशन आता है, उसको बोलते हैं इरविन डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं, दीपावली डिक्लेरेशन को दूसरा नाम है इरविन डिक्लेरेशन, इरविन डिक्लेरेशन। और इस दीपावली डिक्लेरेशन को, सॉरी, इरविन डिक्लेरेशन को दीपावली डिक्लेरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिवाली से 2-3 दिन पहले ये डिक्लेरेशन आया था। कब आया था ये, 1929 में, नेहरू रिपोर्ट के बाद, ठीक है। 1929 में नेहरू रिपोर्ट के बाद इरविन का डिक्लेरेशन आया था, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है। फर्स्ट है, इट वाज डिक्लेयर्ड टू फैसिलिटेट डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। उसने बोला कि डोमिनियन स्टेटस को वो करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट वॉज वेलकम्ड बाई इंडियन नेशनलिस्ट लीडर। इसको जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस डिक्लेरेशन को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। और थर्ड है, इट प्रोवाइडेड द बेस फॉर नेहरूज रिपोर्ट टू डिमांड डोमिनियन स्टेटस। और इसी रिपोर्ट ने जो था मेन नेहरू की रिपोर्ट को डोमिनियन स्टेटस डिमांड करने के लिए बेस प्रोवाइड किया था। तो ये स्टेटमेंट इसमें क्या की जा रही है, बोली जा रही है। 1 सेकेंड। तो इसमें देखो कि इसमें जो थर्ड बोला गया है कि इट प्रोवाइडेड द बेस फॉर नेहरूज रिपोर्ट टू डिमांड डोमिनियन स्टेटस। अभी मैंने क्या बोला, अभी जस्ट मैंने बोला कि जो इरविन डिक्लेरेशन था 1929 में आया था और ये क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट के बाद आया था। मैंने क्या बोला, नेहरू रिपोर्ट के बाद ये आया था, ठीक है। तो इट प्रोवाइडेड द बेस फॉर नेहरू रिपोर्ट टू डिमांड डोमिनियन स्टेटस। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी रॉन्ग होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो होगी हमारी रॉन्ग होगी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के बाद ही ये डिक्लेरेशन आया था, तो थर्ड स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आया था, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट नहीं बनी थी, ये नेहरू रिपोर्ट के बाद आया था। इट वेलकम्ड बाय इंडियन नेशनलिस्ट लीडर। नेशनलिस्ट लीडर्स ने उसको वेलकम किया था और उन्होंने क्या बोला था कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन उसकी कोई टाइमलाइन नहीं बताई थी कि कब दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ये था इरविन डिक्लेरेशन 1929 में आया था, और या फिर दीपावली डिक्लेरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें भी फिर नेहरू रिपोर्ट में भी बोला गया था कि हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। और उसमें जो मुस्लिम लीग के जो प्रपोजल्स थे, जिनको क्या बोला जाता, दिल्ली प्रपोजल्स जिनको बोला जाता, वो भी इसमें इंक्लूड किए गए थे नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है, विद सम मॉडिफिकेशंस। तो क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर आ जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विद रेफरेंस टू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में बताना है, ठीक है। सबसे पहले है कि बोथ द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट बिलीव्ड दैट मासेस वर नॉट रेडी फॉर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल वर्क। तो ये बोल रहे कि बहुत मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते थे कि मासेस रेडी नहीं है। देखो, एक्सट्रीमिस्ट तो मानते थे कि मासेस रेडी हैं, एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि मासेस रेडी है, मॉडरेट्स नहीं मानते थे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी कि दोनों नहीं मानते थे। नहीं, एक्सट्रीमिस्ट मानते थे, ओनली एक्सट्रीमिस्ट हैड फेथ इन मासेस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी फर्स्ट। सेकंड है, अनलाइक द एक्सट्रीमिस्ट द मॉडरेट्स इंसिस्टेड ऑन यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ओनली। मतलब इन्होंने क्या किया, मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का यूज किया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है।
इन्होंने मेनली कौन से मेथड्स का यूज़ किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज़ किया। जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का भी यूज़ किया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का भी एक्सट्रीमिस्ट ने यूज़ किया था, ठीक है, जैसे कि बॉयकॉट हो गया, पैसिव रेजिस्टेंस हो गया, सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी। थर्ड है बोथ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट बिलीव्ड दैट द पॉलिटिकल कनेक्शंस विद ब्रिटेन वर अलाइंड विद इंडिया सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेस्ट, कि बहुत जो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं ब्रिटेन के साथ वो इंडिया के सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेस्ट से अलाइन है, ये सोचते थे कि लेकिन देखो ऐसा कौन मानते थे, ऐसा केवल इस जो ये चीज़ बोल रखे ना कि पॉलिटिकल कनेक्शंस विद ब्रिटेन वर अलाइड विद इंडिया सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं प्रोवाइडेंशियल मिशन थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेंशियल मिशन थ्योरी इसको बोलते हैं, प्रोवाइडेंशियल मिशन थ्योरी इसको बोलते हैं, इस थ्योरी को बोलते हैं प्रोवाइडेंशियल मिशन थ्योरी। और इसको जो था केवल और केवल मॉडरेट्स एक्सेप्ट करते थे। इसको कौन अडेप्ट करते थे, इसको मॉडरेट्स तो इस चीज़ को मानते थे लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इसको नहीं मानते थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट इसको नहीं मानते थे इस थ्योरी को, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। हमारा आंसर क्या आ जाता है, ओनली बी इज करेक्ट, तो आंसर आ गया बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशन। साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस के बारे में बताना है, ठीक है, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन के बारे में बताना। देखो साइमन कमीशन आया कब था, 1927 में, लेकिन उसने अपनी रिकमेंडेशन कब रखी थी, याद रखना, मई 1930 में। कब रखी थी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन, मई 1930 में, 30 में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन रखी थी, ठीक है। तो फर्स्ट है इट प्रपोज्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस विद फुल ऑटोनोमी। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या फुल ऑटोनोमी के साथ बोला, नहीं, इन्होंने फुल ऑटोनोमी नहीं, विद सम ऑटोनोमी इन्होंने बोला था कि नहीं, कुछ ऑटोनोमी के साथ उनको दे देंगे, लेकिन गवर्नर के पास ही क्या होगी, डिस्क्रिप्शनरी पावर होगी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में, उन्हीं के पास जो होगी वो पावर होगी। तो फुल ऑटोनोमी के साथ उन्होंने प्रपोज नहीं किया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी इनकरेक्ट। सेकंड है कि इट रिजेक्टेड पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एट सेंटर। इन्होंने पार्लियामेंट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सेंटर पे उसको इन्होंने वो रिजेक्ट किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि साइमन कमीशन में ये रिकमेंड किया गया था कि पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। थर्ड है इट रिकमेंडेड फॉर रिटेंशन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट टू अदर कम्युनिटीज़। इन्होंने रिकमेंड किया था कि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट जो अदर कम्युनिटीज़ के लिए होना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की भी इसमें यहाँ पे कोई बात नहीं की गई थी, ठीक है। तो ये सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमें पूछा क्या, नोट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, सही तो फर्स्ट ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो साइमन कमीशन आया था कब, 1927 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी थी 1930 में। देखो ये तो हो गया हमारी 2-3 रिपोर्ट जो हमें पता चल गया। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि एबोलिशन क्या होना चाहिए, डायरकी का एबोलिशन होना चाहिए, एबोलिशन ऑफ डायरकी, ठीक है, डायरकी का एबोलिशन होना चाहिए। उसके बाद सम ऑटोनॉमी के साथ प्रोविंसेस में का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन गवर्नर के पास क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए। गवर्नर के बाद डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए किस किस में, इंटरनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है उसमें, इंटरनल सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में गवर्नर की जो है डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए। और जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका जो नंबर है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसका नंबर भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। और जो गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल उसी के पास कंप्लीट, गवर्नर जनरल है ना उसी के पास कंप्लीट पावर होनी चाहिए, उसी के पास कंप्लीट पावर होनी चाहिए कैबिनेट बनाने की। मेंबर्स ऑफ कैबिनेट में कौन होंगे, कौन अपॉइंट होंगे, ये सारी पावर किसके पास होनी चाहिए, गवर्नर जनरल के पास होनी चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए हाई कोर्ट के ऊपर, ठीक है। जो भी हाई कोर्ट होगा उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस पर कंट्रोल होना चाहिए,
ठीक है। और इन्होंने फेडरलिज्म के आइडिया को एक्सेप्ट किया लेकिन नियर फ्यूचर में नहीं। इन्होंने मतलब फेडरलिज्म बोला कि फेडरलिज्म आना चाहिए, लेकिन ये कंसेप्ट इन्होंने नियर फ्यूचर के लिए नहीं बताया। ठीक है, नियर फ्यूचर के लिए इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई। उसके बाद जो भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था और जो बलूचिस्तान था, उन्होंने बोला कि यहाँ पे लोकल लेजिस्लेचर होना चाहिए और उनको भी सेंटर में रिप्रेजेंटेशन का राइट होना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान ये जो है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे लोकल लेजिस्लेचर होना चाहिए। यहाँ पे लोकल लेजिस्लेचर होना चाहिए और सेंटर में इनको भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये इन्होंने बोला। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि जो बॉम्बे है, इन्होंने कुछ मतलब ये बोले कि ये चीज़ें अलग होनी चाहिए। जैसे सिंध जो है, जो सिंध है वो बॉम्बे से अलग होना चाहिए। ठीक है, जो बर्मा है वो इंडिया से अलग होना चाहिए। बर्मा जो है वो इंडिया से अलग होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो बर्मा है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेचुरल पार्ट नहीं है, ये भी अलग होना चाहिए। और इन्होंने क्या बोला, हाँ, इन्होंने बोला कि इंडियन आर्मी को इंडियनाइज कर देना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस को भी रखना चाहिए। ठीक है, आर्मी को क्या करना देना चाहिए, इंडियनाइज्ड कर देना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस भी उसमें रहनी चाहिए। देखो इतनी सारी इसने रिकमेंडेशन तो दी थी, इतनी सारी रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट जब तक आई उसका मतलब वो रेलेवेंट ही नहीं थी। उसके बाद तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और नेहरू रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें आ चुकी थी। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमारी नहीं है जो है वो ए आ जाती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 1907 के सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, जिसको सूरत का सेशन बोला जाता है और सूरत स्प्लिट जहाँ पे हुआ था, ये बोला कि वहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार वहाँ पे प्रेसिडेंट थी। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन हो चुका है कि सूरत स्प्लिट में जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस थे, रास बिहारी बोस थे वहाँ पे कौन, प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी इनकरेक्ट। क्यों, और ये अंबिका चरण मजूमदार कहाँ पे प्रेसिडेंट थे, ये थे 1960 के लखनऊ पैक्ट में। 1916 के लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ जो पैक्ट हुआ, जब सब आपस में मिल गए, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जब सब आपस में मिल गए थे, तो क्या हो गया था, लखनऊ पैक्ट वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी इनकरेक्ट। सेकंड है, एक्सट्रीमिस्ट डिमांडेड लाला लाजपत राय टू बी मेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बोल रहे थे कि क्या होना चाहिए, लाला लाजपत राय को जो है वो प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे लाला लाजपत राय बनना चाहिए, लेकिन बना कौन, रास बिहारी बोस जो मॉडरेट्स था। ठीक है, थर्ड है, इट रिजल्टेड इनटू स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, इसीलिए इस सेशन का नाम भी रखा गया सूरत स्प्लिट। ठीक है, तो दोनों सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। अंबिका चरण मजूमदार नाम जब भी याद आए, 1916 का लखनऊ पैक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और 1907 में रास बिहारी बोस ने वो किया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस। इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस। इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस, द फर्स्ट इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन कानपुर इन 1925। 1925 में सबसे पहले जो इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1925 में, ये बोल रहे हैं। ठीक है, और हाँ, ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो कानपुर में हुई थी 1925 में। ये बोल रहे हैं एम.एन. रॉय ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, नहीं, एम.एन. रॉय यहाँ पे नहीं थे। ये मेनली किसने ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइज किया था ये सत्यभक्त ने। किसने, सत्यभक्त ने इसको ऑर्गेनाइज किया था विद हसरत मोहानी। किसके साथ, हसरत मोहानी के साथ इन्होंने वो किया था, क्या ऑर्गेनाइज किया था इसको। ये जो हसरत मोहानी थे, ये चेयरमैन थे रिसेप्शन कमेटी के, और यहाँ के मतलब जो इसके प्रेसिडेंट थे वो कौन बने थे, इसके प्रेसिडेंट बने थे सिंगारावेलु। सिंगारावेलु इसके क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, और वैसे अगर हम सीपीआई की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये कब बनी थी, 1920 में बनी थी। कहाँ पे बनी थी, ताशकंद में बनी थी। ताशकंद कहाँ पे है, अभी उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, और ये ताशकंद में बनी थी, और किसने बनाई थी, एम.एन. रॉय ने बनाई थी।
ठीक है, एम एन रॉय ने बनाई थी, एम एन रॉय, अबानी मुखर्जी, ठीक है, इन्होंने बनाई थी, और भी बहुत सारे थे, ठीक है। और ये कब बनी थी? सेकंड जो कांग्रेस थी कोमिनिटर्न की, उसके बाद बनी थी। कोमिनटर्न की जो सेकंड कांग्रेस थी उसके बाद ये बनी थी। और इसके अलावा जो एम एन रॉय थे वो मतलब कोमिंटर्न की लीडरशिप में भी पहले इलेक्ट हो चुके थे। सेकंड कोमिंटर्न जब बने तब सीपीआई बनाएगी ताशकंद में 1920 में। तो ये हो गया हमारा सीपीआई के बारे में। और सीपीआई की पहली कॉन्फ्रेंस हुई, इसको बोलते हैं इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले 1925 में हुई, कानपुर में हुई। और ऑर्गेनाइज किसने की? सत्यभक्त ने की। और उसमें एम एन रॉय प्रेजेंट नहीं थे, ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाती है? करेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है हमारी ए, ठीक है, हमारी करेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? कौन कौन से कमीशन किस पर्सन, मतलब कौन सा पर्सन उससे एसोसिएटेड है? तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन देखो, कैबिनेट जो मिशन था ना उसमें 3 मेंबर्स थे, आपको पता होना चाहिए। ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और उसमें 3 मेनली मेंबर्स थे। एक तो क्रिप्स थे, जो पहले क्रिप्स आए थे, ठीक है, एक तो क्रिप्स ही थे, और उसके बाद दूसरे थे लॉरेंस जो दे रखा है इसमें, और एक थे अलेक्जेंडर, ठीक है, एक थे अलेक्जेंडर। तो ये 3 ही मेंबर थे कैबिनेट मिशन प्लान में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पता ही होगा कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था और उसमें 3 मेंबर थे। और मेनली ये कि ये इसलिए बना था कि कैसे ट्रांसफर करना है पावर का इंडियन लीडरशिप को, उसके लिए ये बना था कैबिनेट मिशन प्लान। फिर आती है बाउंड्री कमीशन। बाउंड्री कमीशन में 4 मेंबर्स थे, ठीक है, 4 मेंबर्स थे। उनको हेड कौन कर रहे थे? रेडक्लिफ, इसीलिए बाउंड्री को भी रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसमें जो बाउंड्री कमीशन था ये कब बना था? ये 1947 में बना था, याद रखना 1947 में बना था, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने के लिए। इसमें 4 मेंबर कांग्रेस से थे और 4 मेंबर मुस्लिम लीग से थे। और चेयर इनको कौन कर रहा था? सर साइरिल रेडक्लिफ, ठीक है। और फिर आ जाते हैं जॉइंट डिफेंस काउंसिल। जॉइंट डिफेंस काउंसिल जो थी ये इंडिपेंडेंस से पहले 1947 में बनी थी, कि इंडिया से आर्म्ड फोर्सेस को मतलब विड्रॉल को ओवरसी करने के लिए, ठीक है, कि ब्रिटिश फोर्सेस कितनी है और कितने मतलब कितना विड्रॉ करना उसके लिए बनी थी। और इसको हेड कौन कर रहे थे? यही कर रहे थे फील्ड मार्शल क्लाउड ओ क्लैर्क, ये इनको हेड कर रहे थे, ठीक है। ये सुप्रीम कमांडर थे इंडिया और पाकिस्तान के 30 नवंबर 1947 तक, ठीक है, 30 नवंबर 1947 तक ये सुप्रीम कमांडर थे इंडिया के। तो ये चीज़ इंडिया और पाकिस्तान के, ठीक है। तो याद रखना ज्वाइंट डिफेंस काउंसिल हमें पता चल गया, बाउंड्री कमीशन और कैबिनेट मिशन, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आंसर हमारा क्या आ गया? बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 हो जाता है वो हो जाता कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड थे? सुभाष चंद्र बोस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड थे? तो देखो, सबसे पहले है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसके साथ तो वो एसोसिएटेड थे, ठीक है, ये उसके साथ तो एसोसिएटेड थे ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ। और ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये कब बनाई गई थी? 1920 में बनाई थी। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे लाला लाजपत राय, ठीक है। और वी एम पवार जो थे इसके पहले जनरल सेक्रेटरी बने थे। जनरल सेक्रेटरी बने थे वी एम पवार, और पहले जो वो बने थे लाला लाजपत राय पहले प्रेसिडेंट, ठीक है। और 1920 में बनी थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस उसमें क्या थे? मेंबर थे। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। फिर सेकंड बोल रखा है कि बोल्शेविक पार्टी। देखो बोल्शेविक पार्टी कब बनी थी? ये बनी थी 1939 में, ठीक है। और किसने बनाई थी? नरेंद्र दत्त मजूमदार ने। किसने बनाई थी? नरेंद्र दत्त मजूमदार ने बनाई थी, और ये उसमें नहीं थे, ठीक है, याद रखना बोल्शेविक पार्टी में ये नहीं थे। थर्ड है लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेबर स्वराज पार्टी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी ये नहीं थे। और फोर्थ है इंडियन लेजियन। इंडियन जो लेजियन थी ये इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की एक मतलब ग्रुप था। किसने बनाया था? ये बोस ने ही बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था। फ्री इंडिया सेंटर भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्री इंडिया सेंटर। फ्री इंडिया सेंटर भी इसको बोला जाता है। और ये कहाँ पे बनाया था उन्होंने? ये बनाया था उन्होंने बर्लिन में,
कहाँ बनाया था उन्होंने, ये बनाया था बर्लिन में। तो ये हमारी फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है कि यस उन्होंने पार्ट 1 और 4 ठीक है, मतलब इंडियन लेजियन भी उन्होंने बनाई थी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में भी वो मेंबर थे, ठीक है। प्रेसिडेंट, और हाँ याद रखना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनी थी, उसके मेंबर भी थे, और 1930 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी ये बने थे, ठीक है। और उसी ईयर में ये कलकत्ता के भी मेयर थे, ठीक है। उसी ईयर में ये मेयर ऑफ कलकत्ता भी थे, मेयर ऑफ कलकत्ता भी थे ये, ठीक है। एक फोर्टनाइटली जर्नल थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, जिसको बोला जाता था ट्रेड यूनियन रिकॉर्ड। क्या बोला जाता था? ट्रेड यूनियन रिकॉर्ड भी उसको बोला जाता था। ये फोर्टनाइटली जर्नल थी इनकी ही, किसकी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। और कौन कौन से लीडर एसोसिएटेड थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से? एक तो सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, ठीक है, CR दास, एनी बेसेंट पटेल, उसके बाद वीवी गिरी, बैपिस्टा जिन्ना, ये सारे ही इससे एसोसिएटेड थे, ठीक है। याद रखना ये सारे ही इससे एसोसिएटेड थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से। देखो 1920 हुई, अब देखो 1921 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का सेकंड सेशन होता है, और सेकंड सेशन में जो था वो कहाँ पे होता है? झरिया में होता है। सेकंड सेशन इनका कहाँ पे होता है? झरिया में होता है, और झरिया में होता है। यहाँ पे उन्होंने स्वराज का रिजोल्यूशन पास किया था, इसलिए ये 1921 का सेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने स्वराज का जो ऑब्जेक्टिव है रिजोल्यूशन वो पास किया था। स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और मतलब जब वैसे नॉर्मल उन्होंने कब किया था? 1930 में किया था, 1929-30 में, ठीक है। लाहौर सेशन में किया था उन्होंने कांग्रेस ने, लेकिन ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये पहले ही स्वराज का जो ऑब्जेक्टिव है उस रिजोल्यूशन पास कर चुकी थी, ठीक है। इस यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बने थे? बैपिस्टा। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बने थे? बैपिस्टा यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। और दीवान चमन लाल यहाँ के फर्स्ट यहाँ जनरल सेक्रेटरी बने थे। दीवान चमन लाल यहाँ के क्या बने थे? सेक्रेटरी बने थे। तो पहली जो मीटिंग थी उसके बारे में आपको पता चल गया। सेकंड मीटिंग में कौन कौन थे और क्या क्या हुआ था वो आपको पता चल गया। और अदर लीडर्स इसमें कौन कौन थे 1930 में, या फिर ये देख लेना 1930 या फिर 1929 में, ठीक है, कि वहाँ पे प्रेसिडेंट थे ये सुभाष चंद्र बोस। एक बार मेरे को ईयर थोड़ा सा कंफर्म थोड़ा सा नहीं है, तो एक बार आप ये देख लेना कि ये वाला कि कहाँ थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मेंबर थे। लेबर स्वराज पार्टी के मेंबर ये नहीं थे, बोल्शेविक पार्टी के मेंबर नहीं थे, तो ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ के मेंबर थे। तो इसका आंसर आ जाता है ए, ठीक है। तो हमारा 11th क्वेश्चन हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। वेवल प्लान के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? वेवल प्लान के बारे में बताना है। सबसे पहले है ऑल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियंस एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। बिल्कुल वेवल प्लान ने ऐसा बोला था कि जितने भी मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो सारे ही इंडियंस होंगे एक्सेप्ट गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। सेकंड है इट ग्रुप द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज इनटू 3 डिफरेंट सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इन्होंने डिफरेंट सेक्शंस में उसको बांटा था, किसको? 3 डिफरेंट सेक्शंस में उन्होंने बांटा था रिलीजन के बेस पे। देखो 3 डिफरेंट सेक्शन में जो बांटा गया था ना रिलीजन के बेस पे, ये किस में किया गया था? ये कैबिनेट मिशन में किया गया था, याद रखना। ये कैबिनेट मिशन प्लान में किया गया था, ना कि ये किस में किया गया था? वेवल प्लान। ये चीज़ याद रखना, ये वेवल प्लान में नहीं किया गया था कि उसको 3 सेक्शन में बांट दिया जाए। वेवल प्लान में मेनली क्या किया गया था कि मेंबर्स को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनका नंबर इंक्रीज किया जाएगा। और थर्ड है ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर द गवर्नर जनरल वाज टू एक्सरसाइज हिज वीटो, कि मतलब मिनिस्टर के एडवाइस पे गवर्नर जनरल जो है वो अपने वीटो को एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी? करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। तो इसका आंसर आ गया सी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, जो बनी थी, ठीक है, बाद में जो बनी थी। सबसे पहले है कि the elections to the constituent assembly were based on the elections to the constituent assembly were based on the proposal of cabinet mission। जो constituent assembly के जो इलेक्शंस के जो प्रपोजल्स थे वो कैबिनेट मिशन के ऊपर बेस्ड थे,
ठीक है, वो कैबिनेट मिशन के ऊपर बेस्ड थे। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल्कुल कैबिनेट मिशन के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है, के प्रपोजल के ऊपर। सेकंड है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। देखो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो किसने दिया था, वो दिया था एम.एन. रॉय जी ने। किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। और ये कब दिया था? 1934 में दिया था। और जब इन्होंने आइडिया दिया तो 1935 में कांग्रेस ने भी, मतलब कांग्रेस की भी ऑफिशियल डिमांड में ये इंक्लूड कर लिया गया था। 35 में ही कांग्रेस ने भी अपनी ऑफिशियल डिमांड में ये इंक्लूड कर लिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बननी चाहिए। तो एम.एन. रॉय का ये कंसेप्ट था। थर्ड है, द प्रिंसली स्टेट्स वर एलोकेटेड सीट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज पर देयर इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिटिश क्राउन। देखो नहीं, जो प्रोविंसेस थी उनकी सीट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो की गई थी, डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, ना कि ब्रिटिश क्राउन के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट था उसके लिए। मतलब अप्रोक्स जो थी वो 1 सीट दी गई थी एवरी मिलियन पॉपुलेशन के लिए, हर 10 लाख लोगों के लिए 1 सीट प्रोवाइड की गई थी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? बी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोलता है? सूर्य सेन के बारे में क्या सही नहीं है बताना है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? सब सही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, बिल्कुल उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देयर वाज लार्ज सिग्निफिकेंट वुमेन पार्टिसिपेशन इन बंगाल अंडर लीडरशिप ऑफ सूर्य सेन, बिल्कुल वुमेन लीडरशिप भी यहाँ पे थी, ठीक है। वुमेन में आती है कल्पना दत्त, जो उस टाइम पे मतलब फेमस वुमेन कौन सी थी? कल्पना दत्त, इसी में थी कल्पना दत्त। कल्पना दत्त जो थी वो अरेस्ट हो गई थी और उनको तो काफ़ी साल की सजा भी मिली थी। और उसके बाद वहीं पे थी एक प्रीति लता वाडेयार। प्रीति लता वाडेयार, ये क्या हो गई थी? रेड के दौरान मर गई थी, ठीक है। ये रेड के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यस वुमेन तो थी वहाँ पे। सी है नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स वाज ड्रॉबैक ऑफ हिज रिवॉल्यूशनरी एक्ट। नहीं, वहाँ पे मुस्लिम्स का भी पार्टिसिपेशन था, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट होगी, नोट करेक्ट बतानी है। तो सी ही आंसर हो गया इसका, ठीक है, कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम थे, जैसे कि आप बात करो सतार, एक का नाम था सतार, एक का नाम था मीर अहमद। क्या नाम था? मीर अहमद। एक का नाम था फ़कीर अहमद मियान। क्या नाम था? एक का नाम था फ़कीर अहमद मियान। और उसके बाद एक का नाम था तूनू मियान, ठीक है, तूनू मियान। तो ये सारे मेंबर्स जो थे वो उनकी मतलब उसमें मुस्लिम्स थे, तो ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम्स नहीं थे। चिटागोंग आर्मी रेड वाज कंडक्टेड अंडर हिज लीडरशिप, बिल्कुल सूर्य सेन के लीडरशिप के अंडर ये की गई थी। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ग्रीन वॉयस 2050, ग्रीन वॉयस 2050 किसके लिए है? द प्रोजेक्ट एम टू ट्रांसफॉर्म द शिपिंग इंडस्ट्री टुवर्ड्स ए लोअर कार्बन फ्यूचर। जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको लोअर कार्बन फ्यूचर की तरफ वो करने के लिए है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कि सेकंड है, इट इज जॉइंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूएनईपी। देखो बिल्कुल नहीं, ये जो है ये किस किस के बीच में है? ये है नॉर्वे और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये जो है ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। मेनली जो डेवलपिंग कंट्री है, जो स्मॉल आइलैंड नेशंस है, ताकि वो अपनी इन्वायरमेंटल शिपिंग टारगेट्स उसको कंप्लीट करें और इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करें, उसके लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। The Government of India Act 1935 marked the second milestone towards the completely responsible government in India after the Act of 1919. In this context, the Government of India Act 1935 was, देखो 19 ये बोल रहे कि 1935 का एक्ट किस चीज़ पे बेस था? साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे, रिकमेंडेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट। तो याद रखना इन सारी ही की चीज़ों को मतलब जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, सारी ही की रिकमेंडेशंस को कुछ को 1935 के एक्ट में इंक्लूड किया गया था, सब पे ही वो बेस था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विद रेफरेंस टू गदर पार्टी, गदर पार्टी के बारे में बताना है। इट वाज रिवोल्यूशनरी ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड इन वेस्टर्न यूरोप, ये ऐसा ग्रुप था जो वेस्टर्न यूरोप में ऑर्गेनाइज था। तो देखो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा, कहाँ पे था? ईस्टर्न यूएसए में था, सैन फ्रांसिस्को में उसके हेडक्वार्टर्स थे। तो यूरोप तो नहीं है, अमेरिका यूरोप थोड़ी ना है, तो अमेरिका में उसके हेडक्वार्टर्स थे, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में।
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी इनकरेक्ट। सेकंड है द गदर प्रोग्राम वाज टू ऑर्गेनाइज असैसिनेशन ऑफ ऑफिशियल्स, पब्लिक रिवोल्यूशनरी एंड एंटी इंपीरियलिस्टिक लिटरेचर। ये बोल रहा है कि उनके जो प्रोग्राम था ये था, देखो ये बिल्कुल ये इनका प्रोग्राम था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये इन्होंने, लेकिन बाद में ये इनका प्रोग्राम बना था, ठीक है, बाद में इनका प्रोग्राम बना था, तो ये स्टेटमेंट मतलब वैसे सही है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया इसका? बी आ गया आंसर, ठीक है। इसके बनने से पहले देखो ये जो थी गदर पार्टी, इसके बनने से पहले भी दो ऑर्गेनाइजेशंस चलती थी। एक तो क्या, एक का नाम था स्वदेश सेवक होम, स्वदेश सेवक होम, ये चलती थी वैनकूवर में। कहाँ पे चलती थी? ये चलती थी वैनकूवर में। और एक थी यूनाइटेड इंडिया हाउस, एक क्या था? यूनाइटेड इंडिया हाउस। जो यूनाइटेड इंडिया हाउस था वो कहाँ पे था? ये अर्ली एक्टिविस्ट ने चलाया था सिएटल में। कहाँ पे? सिएटल में। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो पहले चलती थी, फिर बनी हमारी गदर पार्टी, ये 1913 में बनी। लाला हरदयाल और भी बहुत सारे लीडर्स थे, एक तो लाला हरदयाल ही मान लो सबसे पहले लीडर, लाला हरदयाल, ठीक है। और उसके बाद और भी बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे कि रामचंद्रा, ठीक है, रामचंद्रा, भगवान सिंह, कौन से थे? भगवान सिंह। और उसके बाद थे बराकतुल्ला, करतार सिंह, करतार सिंह। उसके बाद भाई परमानंद, मतलब ये भाई परमानंद, तो ये सारे जो थे, ये लीडर्स जो थे, ये गदर पार्टी से ही एसोसिएटेड थे, ठीक है। और देख याद रखना, इनकी जो एक्टिविटीज थी ना वो मेन दो इंसिडेंट से इंस्पायर थी। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो आउटब्रेक हो गया था उसका। दूसरी चीज़ थी उसी टाइम पे कोमागाता मारू इंसिडेंट हुआ था, कोमागाता मारू इंसिडेंट हुआ था उसी टाइम पे, उससे भी इनकी एक्टिविटीज एसोसिएटेड थी। ये कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या था? ये कोमागाता मारू एक शिप का नाम है, ठीक है। ये कोमागाता मारू एक शिप का नाम है। इसमें मेनली क्या थे? सिख्स और पंजाबी मुस्लिम्स जो थे, अप्रोक्स मान लो आप 350 के आसपास, 370 के आसपास कुछ थे। वो सिंगापुर से कहाँ जा रहे थे? वैनकूवर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे सिंगापुर से वैनकूवर जा रहे थे शिप में बैठ के, ठीक है, उसमें बैठ के। तो कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने क्या किया? उनको टर्न बैक कर दिया, उनको वापस कर दिया, ठीक है। वहाँ से क्या कर दिया? उनको सिंगापुर से वैनकूवर में बैक कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ था उसके कारण, ठीक है। फिर क्या हुआ? 1914 में जो वो शिप है वो कलकत्ता पोर्ट पे आता है। कहाँ पे आता है? शिप आता है कलकत्ता पोर्ट पे। और जब शिप कलकत्ता पोर्ट पे आता है तो उनको जो फिर वो क्या करते हैं, जितने भी इनमेट्स होते हैं उसमें वो सारे ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि पंजाब में जा रही होती है जो ट्रेन। और जब जा रही होती है तो उनको उस ट्रेन में चढ़ने से मना कर दिया जाता है, और फिर वहाँ पे भगदड़ मच जाती है या फिर उन पे कुछ फायरिंग वायरिंग की जाती है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो वो मर जाते हैं, जो उस शिप में थे जो लोग, ठीक है। तो इसी कारण से मतलब जो गदर पार्टी है इस इंसिडेंट से मतलब मेनली इंस्पायर क्या इन द सेंस, मतलब उनमें इस चीज़ का गुस्सा था। तो उन्होंने फिर मतलब ये गदर पार्टी जो थी उन्होंने वायलेंट अटैक करने शुरू कर दिए ब्रिटिश पे, और वो चाहते थे कि वो वायलेंटली ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालें, ठीक है, वायलेंट उससे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल आर्मी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में हमें बताना है। द इंडियन नेशनल आर्मी रजिस्टर्ड द मार्च ऑफ जापानीज आर्मी ऑन इंडिया फ्रॉम बर्मा। इंडियन नेशनल आर्मी ने रजिस्टर किया जापानीज आर्मी के मार्च को ऑन बर्मा। तो क्या मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है? तो देखो जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसने तो सपोर्ट किया था, वो तो उनके साथ आई थी जब जापानीज आर्मी मार्च कर रही थी, अटैक कर रही थी इंडिया पे बर्मा से। तो ये स्टेटमेंट तो क्या होगी? रॉन्ग होगी। रजिस्टर नहीं किया उन्होंने, क्या किया था? सपोर्ट किया था, पार्टिसिपेट किया था इस ऑपरेशन में। और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का जो जापानीज आर्मी जो अटैक कर रही थी उस ऑपरेशन का नाम था यूगो, ठीक है। उस ऑपरेशन का नाम था यूगो, उसमें INA ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है द वुमेन रेजिमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वाज कॉल्ड रानी झांसी रेजिमेंट, बिल्कुल ये
सबको पता है। थर्ड है द बैटल क्राई ऑफ जय हिंद वाज अडॉप्टेड बाय सोल्जर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। जय हिंद का जो टाइटल था वो उन्होंने वो किया था, बिल्कुल सही है। और ये किसने बनाई थी? 1942 में ये बनाई थी मोहन सिंह ने। फिर मेनली इसको लीडरशिप किसने प्रोवाइड की थी? बाद में सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और सेकंड एंड थर्ड जो है वो हमारी करेक्ट है। तो आंसर आ गया हमारा डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 पे। विद रेफरेंस टू मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, उसके बारे में बताना है, मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम के बारे में। तो इट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग ऑयल इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट बिल एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यस, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को भी कम करना चाहते हैं और ऑयल इंपोर्ट बिल को भी ये कम करना चाहते हैं। सेकंड है इट प्रमोट कन्वर्टिंग कोल रिजर्व्स एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू मिथेनॉल। ये इन चीज़ों को जो है उसमें वो करना चाहते हैं, क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोल रिजर्व और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मिथेनॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और ये किसका है? नीति आयोग का इनिशिएटिव है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? ये नीति आयोग का ही इनिशिएटिव है। तो सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? डी। ठीक है, अभी रिसेंटली इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिजाइंड हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन, हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट ओपन हुआ है। कहाँ पे? हैदराबाद में। तो उसीलिए भी ये कुछ मिथेनॉल इकोनॉमी का जो है वो फेमस है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी मतलब सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर आ गया हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हमें फ्रीडम फाइटर के नाम के बारे में बताना है। सबसे पहले वो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, प्रोमिनेंट लॉयर थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी लीडर थे। 1906 में उन्होंने एक चीज़ बनाई थी, उसका नाम है स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। ठीक है, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी उन्होंने बनाई थी, जिसने किसके साथ compete किया था? ब्रिटिश इंडिया की जो स्टीम नेविगेशन कंपनी थी उसके साथ compete किया था। कंपटीशन में ही लॉन्च्ड फर्स्ट इंडियन शिपिंग सर्विस भी इन्होंने लॉन्च की थी फ्रॉम तूतीकोरिन टू कोलंबो विद द हेल्प ऑफ स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। ठीक है, तो ये नाम किसका है? तो ये कौन थे? V.O. चिदम्बरम पिल्लई। कौन थे वो? V.O. चिदम्बरम पिल्लई थे जिन्होंने ये सर्विस शुरू की थी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वदेश स्टीम नेविगेशन कंपनी 1906 में स्टार्ट की थी। किसने? V.O. चिदम्बरम पिल्लई ने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, 1 सेकेंड। Which of the following were the reasons for choosing salt as major theme for civil disobedience movement? इसमें बोला गया है कि कौन सा रीज़न था सोल्ट को एज ए मेजर थीम चूज करने का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। फर्स्ट है द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड पुट ए हैवी टैक्स ऑन सोल्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक हैवी टैक्स लगा दिया सोल्ट पे, उसके लिए उन्होंने सोल्ट को जो था वो चूज़ किया था। तो बिल्कुल उन्होंने मतलब टैक्स भी लगा रखा था सोल्ट पे, ये भी रीज़न था। सेकंड है सोल्ट प्रोडक्शन फॉर्म्ड ए मेजर इनकम ऑफ पुअर पीपल। देखो मेजर इनकम नहीं थी पुअर पीपल की, लेकिन वो बेसिक नेसेसिटी थी। ठीक है, कोई मतलब मेजर इनकम नहीं थी। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग, और सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है बी। ठीक है, कि उनका मेजर जो इनकम थी वो सोल्ट से नहीं आती थी, लेकिन नेसेसिटी थी जिसपे उन्होंने टैक्स लगा रखा था। इट वॉज ए नॉन डिसिसिव इशू अनलाइक नॉन टैक्स कैंपेन। बिल्कुल एक नॉन डिसिसिव इशू था। अर्बन पॉपुलेशन कुड ऑल्सो बी मेड पार्ट ऑफ द मूवमेंट। बिल्कुल ये भी किया जा सकता था, इसीलिए जो गांधी जी थे उन्होंने सोल्ट को एज ए मेजर थीम चुना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पुअर्स को इंक्लूड करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या बोलता है? कैबिनेट मिशन के बारे में बताना है। कैबिनेट मिशन के बारे में बताना है। द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी अंडर द पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बोल रहे हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वर टू बी अंडर द पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहने थे प्रिंसली स्टेट्स को, कैबिनेट मिशन में ये बोला गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स वर नो लॉन्गर टू बी अंडर ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है कि द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विंस्टन चर्चिल। चर्चिल के टाइम पे आया था। बिल्कुल रॉन्ग है। किसके टाइम पे आया था? क्लेमेंट एटली के टाइम पे आया था। ठीक
ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड है द मुस्लिम लीग वाज गिवन ए वीटो इन केस ऑफ कम्युनल क्वेश्चन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। देखो जो कम्युनल क्वेश्चंस होंगे ना वो सिंपल मेजोरिटी से वहां पे सोल्व होने थे, सिंपल मेजोरिटी से वहां पे सोल्व किए जाने थे, ना कि वहां पे मुस्लिम लीग की विटो, कोई मुस्लिम लीग की विटो नहीं थी, वो खत्म कर दी गई थी। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या आ गई, रॉन्ग हो गई। तो सारी ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, और बोली हमें कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सारी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, आंसर क्या आ गया, सी। तो इसका आंसर हो गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। स्ट्रेंथनिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिया, स्ट्रेंथनिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिया के बारे में हमें बताना है। ये स्कीम जो है सबसे पहले है कि ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है पोर्टर्स को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए, बिल्कुल पोर्टर्स को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए की गई है। और ये बोल रखे ट्राइफेड ने की है, नहीं, ये किसने की है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने ये लॉन्च की है ये स्कीम। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। देखो हमने दो इनके मूवमेंट पढ़े हैं पंजाबियों के। कौन से मूवमेंट पढ़े हैं, एक तो था वो अकाली मूवमेंट, ठीक है, एक था सिंह सभा मूवमेंट। ठीक है, दो मूवमेंट पढ़े हैं, एक बार इनको जाके पीछे दोबारा देखना कि ये क्या क्या थे। फिर आ गया हमारा पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। ठीक है, पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट आ गया। देख लेते हैं, बियर्ड टैक्स ऑन सिक्स वाज वन ऑफ द रीजन। नहीं, बियर्ड टैक्स का कोई रीजन नहीं था। सेकंड है, अजीत सिंह वाज द की लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। यस, अजीत सिंह की लीडर थे। द मूवमेंट वाज वेल नोन फॉर इट्स कम्प्लीटली पीसफुल प्रोटेस्ट। कम्प्लीटली पीसफुल प्रोटेस्ट जो थे वो उसमें नहीं थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी याद रखना, उसमें कम्प्लीटली जो थे वो नहीं थे, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं थे। वहाँ पे कहीं कहीं पे क्या हो गया था, वो हो गया था, वो हो गए थे। ठीक है, मतलब वायलेंट चीज़ें हो गई थी कहीं कहीं पे। और कब हुआ था ये पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट, ये हुआ था 1907 में। 3 एग्रीकल्चरल लॉज पास हो गए थे उसके अगेंस्ट। कि कौन कौन से लॉज पास हुए थे, एक हुआ था पंजाब लैंड कंसोलिडेशन बिल। ठीक है, ये 1906 में पास हुआ था। इसके बाद एक और बिल पास हुआ था बारी दोआब कैनाल एक्ट, ये 1907 में पास हुआ था, जिसमें वाटर पे टैक्स लगा दिया था, वाटर और ज़्यादा महंगा हो गया था। पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट भी आया था एक 1900 में। तो ये 3 एक्ट आए थे पंजाब में, जिसके अगेंस्ट जो ये पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और फिर बाद में जो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने इसको क्या कर दिया था, रिपील कर दिया था। मिंटो ने इनको क्या कर दिया था, रिपील कर लिया था इन तीनों लॉज को, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक है, इसी टाइम पे बस यही था कि पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट इसको बाद में बोला गया था। ये मेनली 3 एग्रीकल्चर लॉज के अगेंस्ट ये था। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ए। ठीक है, कि मतलब केवल यही स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। ये हो गया हमारा पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्या बोलता है, काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में हमें बताना है। काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले है कि द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंक्रीज। दोनों में ही जो नंबर था वो इंक्रीज कर दिया, दोनों में ही जो नंबर था वो इंक्रीज कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। दोनों में जो नंबर था वो इंक्रीज कर दिया गया था। 1 इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड टू वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बिल्कुल एक मेंबर को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो था वो अपॉइंट किया गया था। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। और वो मेंबर कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा। कौन थे वो, सत्येंद्र सिन्हा थे, जिनको पहले मेंबर थे जिनको इसमें इंक्लूड किया गया था वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। थर्ड है इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स फॉर इलेक्शंस टू द सेंट्रल काउंसिल। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल यहीं पे सेपरेट इलेक्टोरेट को भी इंक्लूड किया गया था। तो आंसर क्या आ गया इसका, डी की इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, हाँ, इसमें क्या हुआ था, देखो इसमें तो ये हो गई हमारी सारी स्टेटमेंट सही। अब क्या हुआ था 1906 में है ना, कुछ ग्रुप ऑफ मुस्लिम इलाइट्स जो थे वो शिमला डिपुटेशन पे गए थे, शिमला डिपुटेशन। ठीक है, कुछ मुस्लिम इलाइट्स जो थे वो शिमला डिपुटेशन पे गए थे, जिनको कौन लीड कर रहे थे, आगा खां।
आगा खां इनको लेड कर रहे थे। ठीक है, कब गए थे? 1906 में गए थे और ये किससे मिले थे? लॉर्ड मिंटो से ये मिले थे और इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो शिमला डिपुटेशन कब का है? तो ये 1906 का है। इसमें आगा खां मतलब हेड थे और ये गए थे शिमला डिपुटेशन पे। फिर 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आ जाते हैं और यहाँ पे इनडायरेक्टली जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली मतलब होता है, याद रखना। यहाँ पे क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शंस का कंसेप्ट है यहाँ पे भी। ठीक है, उसमें भी नंबर इंक्रीज कर दिया जाता है और लेकिन नॉन इलेक्टेड जो मेजोरिटी है वो अब भी रहती है। ठीक है, कुछ मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट तो किया जाता है, लेकिन जो इनडायरेक्टली जो नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी है वो अब भी मतलब वहाँ पे थी लेजिस्लेचर में, अब भी नॉन इलेक्टेड मेजोरिटी थी। सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे मुस्लिम्स को दिया गया। ठीक है, और जो इंडियंस थे उनको अलाउ किया गया इलेक्शन वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्लास और कम्युनिटी के बेस पे। ठीक है, इंडियंस को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या किया गया? अलाउ किया गया। उसके बाद कुछ पार्ट्स जो थे बजट के वो भी वोटिंग में रख दिए गए। बजट के कुछ पार्ट थे वो वोटिंग में रख दिए गए, लेकिन वोल बजट को वोटिंग में नहीं रखा गया। और क्या हो गया? क्वेश्चंस पूछने की जो थी वो परमिशन दे दी गई और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने की भी परमिशन इसमें दे दी गई थी। और हाँ ठीक है, तो वही था कि उस टाइम पे मतलब लेकिन मतलब क्या था? मॉडरेट्स ने क्या मांगा था? सेल्फ गवर्नमेंट मांगी थी। मॉडरेट्स ने यहाँ पे मांगी थी सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद उनको क्या मिला? बेनिवोलेंट ठीक है, बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म। याद रखना इसको। ये 1909 के रिफॉर्म्स के बारे में ये स्टेटमेंट आती है कि हियर पीपल जो थे उन्होंने डिमांड किया था सेल्फ गवर्नमेंट बट दे वर गिवन बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें किसके बारे में? 1909 के मोरले मिंटो रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। Which of the following statement with reference to efforts made by गांधी जी for upliftment of depressed classes? गांधी जी ने depressed classes के upliftment के लिए क्या क्या एफर्ट किए? He set up All India Untouchability League in 1932। बिल्कुल, इन्होंने 1932 में All India Untouchability League स्टार्ट की। He started a weekly called हिंद स्वराज फॉर हिज व्यूज ऑन अनटचेबिलिटी के लिए इन्होंने हिंद स्वराज स्टार्ट की। देखो इन्होंने देखो हाँ ये तो ठीक है, इन्होंने हिंद स्वराज स्टार्ट की। बोल देखो जो हिंद स्वराज थी ना वो मेनली किसके लिए थी? देखो हिंद स्वराज उनकी बुक तो थी, लेकिन वो किसके लिए थी? एक तो मतलब कल्ट ऑफ वायलेंस जो था उसको वो करने के लिए, कंडेम करने के लिए थी। एक जो मॉडर्न सिविलाइजेशन अपने आप को सुपीरियर बनाती है ना, सुपीरियर जो बनाती थी मॉडर्न सिविलाइजेशन, उसके क्लेम के लिए थी। क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये दो चीज़ें मेनली उसमें थी। किसमें? हिंद स्वराज में। अनटचेबिलिटी नहीं थी। दूसरी चीज़ क्या है कि बाद में मतलब इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। ठीक है, हरिजन सेवक संघ बनाई थी और उस चीज़ में एक उन्होंने वीकली स्टार्ट की थी जिसका नाम था हरिजन, जिसमें क्या था? हरिजन उसका नाम था। वो मतलब वीकली थी जो इन्होंने स्टार्ट की थी अनटचेबिलिटी वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के बारे में देखो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अंडर तीन काठिया सिस्टम द पीजेंट हैड बीन फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन डैश पार्ट ऑफ द टोटल लैंड। देखो कितने पार्ट पे? देखो तीन काठिया सिस्टम ऐसा था जहां पे 3/20 पार्ट ऑफ लैंड। तीन काठिया सिस्टम में क्या था? 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में वो करना था, फोर्स थे पीजेंट वहां पे वो करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? इनकरेक्ट होगी। ठीक है, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। महात्मा गांधी वॉज ज्वाइंड बाई राजेंद्र प्रसाद एंड महादेव देसाई ड्यूरिंग सत्याग्रह। बिल्कुल वहीं पे उन्होंने वो किया था। थर्ड है एट द एंड ऑफ सत्याग्रह टोटल इलीगल ड्यूज कलेक्टेड वॉज कंपनसेटेड टू द पीजेंट। ये बोल रहा है कि सत्याग्रह के एंड में जितने भी इलीगल ड्यूज जो कलेक्टेड थे वो पीजेंट के साथ कंपनसेट किए गए।
ये बोल रहे हैं कि वो देखो ओनली 25% मनी जो उन्होंने ली थी वो कंपनसेट की थी, टोटल अमाउंट उन्होंने कंपनसेट नहीं किया था, ओनली 25% अमाउंट उन्होंने क्या किया था, कंपनसेट किया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ठीक है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसके अलावा गांधी जी को चंपारण में बुलाया किसने था, ये राजकुमार शुक्ला ने। किसने बनाया था, राजकुमार शुक्ला ने उनको बुलाया था वहाँ पे, ठीक है। और और ये क्या था, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। 1917 में ये हुआ था और फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको बोला जाता है। इसके बाद और भी मूवमेंट हुए, जैसे कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स वाला जो था वहाँ पे 1918 में हुआ था ये, और ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। क्या थी ये, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, याद रखना, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। उसके बाद फिर हुआ हमारा फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, और गांधी जी ने यहाँ पे बोला था कि 35% इंक्रीज होना चाहिए वेजेस में इंस्टेड ऑफ 50%। जो लेबर्स थे वहाँ पे 50% मान रहे थे, लेकिन एज ए नेगोशिएशन गांधी जी ने बोला 35% इंक्रीज होनी चाहिए, तो फिर उनकी 35% जो इनकम है वो इंक्रीज भी हो गई थी, ठीक है। फिर आते हैं खेड़ा के बारे में। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। क्या था, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। स्पिरिचुअल हेड स्ट्रगल के गांधी जी थे, लेकिन अदर मेंबर्स में भी आ जाते जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, नाराहारी पारेख, मनीलाल पांड्या, जो भी रविशंकर व्यास, तो ये सारे ही अदर लीडर्स थे। लेकिन खेड़ा सत्याग्रह को पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। और अहमदाबाद को फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोली जाती है, ठीक है। और यहीं पे मतलब जहाँ पे पहले जो ये मिल वर्कर्स थे, ये किससे मिले थे, देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में सबसे पहले जो मिल वर्कर्स थे वो मिले थे अनुसुईया साराभाई से, अनुसुईया साराभाई से मिले थे, अनुसुईया साराभाई से मिले थे। एक सोशल वर्कर थी जिन्होंने इनके लिए इनको हेल्प किया था। बाद में जो थी ये अनुसुईया साराभाई, उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी बनाई थी। अनुसुईया साराभाई ने क्या बनाई थी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी इन्होंने बनाई थी, याद रखना। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसने बनाई थी, अनुसुईया साराभाई ने बनाई थी। और जो अहमदाबाद के वर्कर्स थे पहले इनके पास गए भी थे अपने जस्टिस मांगने के लिए। 1918 में हुआ था फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। देखो इसके बाद क्या होता है, जो ये था हमारा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, जो खेड़ा था, इसके बाद मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, इसके बाद गवर्नमेंट जो है टैक्स को एक ईयर के लिए सस्पेंड कर देती है, और नेक्स्ट ईयर के लिए बोलती है कि हम जो है रेट जो था टैक्स इंक्रीज करने का उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। रेट को कम कर देंगे कि आपके बहुत ज़्यादा रेट से इंक्रीज ना हो आपका टैक्स, और जितनी भी कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी है उसको भी हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसमें की गई थी, खेड़ा सत्याग्रह में की गई थी। अहमदाबाद मिल वर्कर में बता दिया 35% उनके वेजेस में इंक्रीज कर दिया गया था। और चंपारण में तो पता ही आपको इंडिगो का कल्टीवेशन जो था वो रुकी गया था। तो हमारा ये होगा 27 का जो हो गया हमारा क्या आंसर ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्रोनोलॉजिकल बताना है कि कौन सा क्रोनोलॉजी में है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी, 1906 में। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स अभी 1909 में। और सूरत स्प्लिट कब हुआ, 1907 में। तो अब देख लो कौन कौन सा 6, 7, 132 एक में ही है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। पूना पैक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। पूना पैक्ट में क्या क्या हुआ था सबसे पहले है, दिस सीट्स रिजर्व फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस वर इंक्रीज्ड इन बोथ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रोविंशियल में जो थी वो उनकी 71 से 147 सीट हो गई थी, और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वहाँ पे उनकी 18% तक सीट बढ़ गई थी। ये था बिल्कुल, ये इंक्रीज हुई थी। सेकंड है, पूना पैक्ट वाज एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट एज एन अनाउंसमेंट टू कम्युनल अवार्ड। पूना पैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया था गवर्नमेंट में कि ये कम्युनल अवार्ड में जो था वो था क्या था, ये अमेंडमेंट था बिल्कुल। थर्ड है, दी ऑल द कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू डिप्रेस्ड क्लासेस टू बी इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्टोरेट। जितने भी कैंडिडेट्स जो थे वो डिप्रेस्ड क्लासेस से बिलोंग करते थे, उनको इलेक्ट करना था जनरल इलेक्टोरेट। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, ठीक है। तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही थे। किसके बारे में, पूना पैक्ट के बारे में। कब हुआ था पूना पैक्ट, सितंबर 1932 में हुआ था। कब हुआ था पूना पैक्ट, सितंबर 1932 में ये पैक्ट हुआ था। और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब क्या हुआ था, गांधी और किसके बीच में हुआ था, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था।
गांधी एंड अंबेडकर, क्योंकि कम्युनल अवार्ड में क्या कर दिया गया था, अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर कम्युनल अवार्ड में क्या कर दिया गया था, डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया गया था, लेकिन गांधी उससे खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट को हटाने की मांग की और क्या किया, रिजर्व्ड सीट्स कर दी उनकी, कि आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, उसके लिए गांधी जी ने हाँ कर दिया था, ठीक है, वो मतलब उनको मना लिया था, किनको किनको मना लिया था, बी आर अम्बेडकर जी को मना लिया था। और ऐसी मतलब कहाँ पे ऐसी वो आई थी कि रिजर्वेशन होना चाहिए और सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डिप्रेस्ड क्लासेस को नहीं मिलना चाहिए, ऐसी कोई रिपोर्ट थी, यस, एक ऐसी रिपोर्ट भी आई थी जिसको बोलते हैं इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, जिसको लोथियन कमेटी भी बोलते हैं, इन्होंने ऐसा बोला था, इन्होंने ऐसा बोला था कि क्या होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनकी जो सीट्स है वो रिजर्व कर देनी चाहिए, ठीक है। और जो साइमन कमीशन था उन्होंने भी रिजेक्ट की थी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट था उन्होंने भी क्या किया था, रिजेक्ट किया था। साइमन कमीशन ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट रिजेक्ट किया था, और जो लोथियन कमेटी थी उसने भी सेपरेट जो था उनका वो सेपरेट इलेक्टोरेट के जो कंसेप्ट है उसको इन्होंने भी रिजेक्ट किया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इन दोनों चीज़ों को, गांधी अंबेडकर पैक्ट। और जब गांधी जेल में ही थे तो मतलब तो गांधी जेल में ही थे, अंबेडकर मान गए, उसके बाद गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, क्या की, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग गांधी जी ने स्टार्ट की, कब की गई, सितंबर 1932 में, अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हुआ था, सितंबर 1932 में। और इसी में एक वीकली भी स्टार्ट की गई थी जिसका नाम क्या था, हरिजन, ठीक है, हरिजन स्टार्ट की थी उन्होंने 1933 में, कब की थी, 1933 में, जनवरी 1933 में उन्होंने एक वीकली स्टार्ट की थी जिसका नाम था हरिजन, ठीक है। बाद में देखो मतलब गांधी जी जब जेल से निकल गए उसके बाद क्या हुआ, वो सत्याग्रह आश्रम आए, मतलब वर्धा में उन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम बनाया था, क्या बनाया था उन्होंने, सत्याग्रह आश्रम बनाया था उन्होंने वर्धा में, कहाँ पे, वर्धा में उन्होंने आश्रम बनाया था, तो वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने जैसे उन्होंने मतलब वो क्या था कि 1930 में उन्होंने ये ऐसा मतलब शपथ ली थी कि जब तक वो स्वराज को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक वो साबरमती आश्रम वापस नहीं जाएंगे, इसलिए वो सत्याग्रह आश्रम आए, साबरमती आश्रम नहीं गए, ठीक है। वर्धा में वो आए और फिर वर्धा से उन्होंने पूरे देश में हरिजन टूर किया, ठीक है, हरिजन टूर किया, और एक हरिजन सेवक संघ भी बनाया जिसमें वो पैसे कलेक्ट कर रहे थे अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। गांधी जी ने बोला था कि एक चीज होती है कि अंबेडकर बोल रहे थे कि कास्ट और जो अनटचेबिलिटी है वो एक साथ जुड़ी हुई है, तो इसीलिए जो अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए अगर कास्ट भी हटानी पड़े, कास्ट सिस्टम भी हटाना पड़े, तो वो मतलब मानते थे कि कास्ट सिस्टम हटना चाहिए, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं मानते थे। गांधी जी बोलते थे कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी डज नॉट मीन एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है, वो कास्ट सिस्टम को मानते थे गांधी जी, ठीक है, वो कास्ट को रिमूव करने की बात कभी नहीं की गांधी जी ने, जबकि अम्बेडकर बोलते थे कि कास्ट का एनिहिलेशन भी पॉसिबल है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी 29 का। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विद रेफरेंस टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बतानी है, प्लेस बताना है और पर्सनैलिटी बतानी है। सबसे पहले है तमिलनाडु, सी राजगोपालाचारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहाँ कहाँ कौन कौन थे। देखो तमिलनाडु में कौन थे, सी राजागोपालाचारी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है बंगाल में जो थे वो कौन थे, देखो बंगाल में जो थी ना वो कांग्रेस डिवाइडेड थी, सुभाष चंद्र बोस और जैन गुप्ता में, और एलियनेशन हो गया था मतलब लीडर्स का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, वहाँ पे कोई ऐसा फेमस नहीं था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। तो हमारा क्या आ गया, मालाबार, मालाबार में कौन थे, के केलापन, ये स्टेटमेंट सही है, मालाबार में के केलापन थे, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी थे, बंगाल में जो वो थी वो टूट गई थी, ठीक है। उसके अलावा और भी जगह थी जैसे कि उड़ीसा, उड़ीसा में कौन थे, गोपाल बंधु चौधरी, गोपाल बंधु चौधरी, ठीक है, गोपाल बंधु चौधरी। पेशावर, पेशावर में कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। उसके बाद धरसाना, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था धरसाना, धरसाना में कौन थी, सरोजनी नायडू और भी मेंबर थे जैसे कि इमाम साहिब, मनीलाल, ठीक है। बिहार, बिहार में कौन थे, बिहार में थे नाखास पोंड कांत सिन्हा, ठीक है, नाखार पोंड, बोंगा मांझी, सोमरा मांझी, ठीक है, मांझी जो थे दोनों, मांझी
जो थे बोंगा मांझी, सोमरा मांझी, ये सारे कहाँ से थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, ये इससे बिलोंग करते थे बिहार से। और उसके बाद अगर बात करें मणिपुर से या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मणिपुर और नागालैंड से कौन थी, रानी गैडिनिलियू, ठीक है, गैडिनिलियू थी रानी, तो ये थी मणिपुर से। तो बिहार, मणिपुर, दरसाना, पिशावर, उड़ीसा, मलाबार, बंगाल, तमिलनाडु, ये आपने देख लिया कि कौन कौन से प्लेस से कौन कौन लड़ रहा था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट हमारा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें बताना है। ठीक है, किसके बारे में बताना है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें बताना है। कब हुई थी ये, 1931 में हुई थी। देख लेते हैं कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस लेड बाई गांधी क्लेम टू रिप्रेजेंट ऑल पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, बिल्कुल सेकंड में ही गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, बिल्कुल इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। थर्ड है फेडरेशन एज ए प्रिंसिपल वॉज एक्सेप्टेड बाई ऑल रिप्रेजेंटेटिव, फेडरेशन को एज ए रिप्रेजेंटेशन सबने एक्सेप्ट कर लिया था। नहीं, किसने एक्सेप्ट नहीं किया था, प्रिंसली स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। किसने एक्सेप्ट नहीं किया था, प्रिंसली स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा किसके बारे में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में बात करनी है। देसाई लियाकत पैक्ट, देखो सबसे पहले क्या होता है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, जिसको अगस्त रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या, उसके बाद आता है हमारा यही देसाई लियाकत पैक्ट। क्या आता है, देसाई लियाकत पैक्ट। उसमें क्या क्या चीजें हैं, The pact invises an equal number of persons to be elected from Congress and Muslim League in central legislature through limited adult suffrage। ये बोल रहे हैं कि इक्वल नंबर हमें वो करने थे इलेक्ट फ्रॉम कांग्रेस और मुस्लिम लीग। याद रखना कि देसाई लियाकत पैक्ट में जो ये नंबर थे ना, ये इलेक्ट नहीं होने थे, ये क्या होने थे, नॉमिनेट होने थे। याद रखना ये क्या होने थे, इक्वल नंबर होना था, लेकिन वो होने थे नॉमिनेट सेंट्रल कांग्रेस से भी और मुस्लिम लीग से भी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है, इट प्रोवाइडेड 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटी एट द सेंटर। इन्होंने बोला कि माइनॉरिटी की सीट 1/4, देखो ये जो माइनॉरिटी की सीट थी वो 1/5 बोली थी, मतलब 20% सीट जो थी वो माइनॉरिटीज के लिए बोली थी, ना कि 1/4। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। किसमें, देसाई लियाकत पैक्ट की ये बात चल रही है। और इस देसाई लियाकत पैक्ट में और क्या बोला था, और बोला था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की तरफ वर्क किया जाएगा, उसको मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्क किया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैरिटी डिसाइड कर दी गई, लेकिन कोई सेटलमेंट नहीं हुआ कांग्रेस और लीग के बीच में। तो फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, देसाई लियाकत पैक्ट के बाद आ जाता है हमारा वेवल प्लान, जो जनवरी 1945 में आता है। कब आता है, जनवरी 1945 में आता है वेवल प्लान। तो ये आ गया सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर आता है हमारा राजगोपालाचारी फॉर्मूला, फिर आता है देसाई लियाकत पैक्ट, और फिर आता है हमारा वेवल प्लान। तो हमने देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में देख लिया, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, डी, क्योंकि हमसे पूछा करेक्ट, तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। अगर आपने अब तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो हमें किसके बारे में बताना है, एटली डिक्लेरेशन के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 हमें किसके बारे में बताना है, एटली डिक्लेरेशन के बारे में बताना है। The Attlee Declaration fixed 14 अगस्त 1947 as deadline for transfer of power from British India। एटली ने बोला कि 15 अगस्त 1947 को डेडलाइन की हम ट्रांसफर पावर कर देंगे। बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने कब बोला था, 1948 में, 30 जून 1948, 30 जून 1948 उन्होंने डेडलाइन रखी थी, ना कि ये रखी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, द डिक्लेरेशन एडवोकेटेड फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर टू मोर देन वन गवर्नमेंट इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट फुली रिप्रेजेंटेटिव। इसने बोला कि डिक्लेरेशन ने एडवोकेट किया था कि ट्रांसफर ऑफ पावर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट को होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला कि भाई यस, एक से ज़्यादा पार्ट को भी हम ट्रांसफर पावर कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ये भी फिक्स हुआ कि लॉर्ड जो माउंटबेटन है वो किसको रिप्लेस करेंगे, लॉर्ड वेवल को एज वाइसरॉय। 10
यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट होगी थी किसकी, पार्टीशन की। ठीक है, ये बोल ही रहे हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ों को वो करेंगे तो पार्टीशन की क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे हो गई थी न्यूमरस स्टेट में। तो इसके बाद क्या बनाया जाता है, माउंटबेटन प्लान भी बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, पंजाब और जो बंगाल असेंबलीज हैं उनको डिसीजन लेना होता है पार्टीशन के लिए खुद की, वो किधर जाना चाहते हैं। सिंध को अपना डिसीजन लेना था। फिर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, सिलहिट है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और जो सिलहिट है वहाँ पे क्या किया गया, रेफरेंडम किया गया उनको इंक्लूड करने के लिए। और पार्टीशन के लिए दो जो थी वो डोमिनियन क्रिएट की गई, दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। फ्रीडम बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को मतलब दी गई, मतलब 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम मिल गई। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग एसेंट मिल गया कि हमें मतलब 15 अगस्त 1947 को हम क्या करेंगे, आज़ादी हमें मिल जाएगी। और पार्टीशन इसके बाद क्या हो गया, इनएविटेबल हो गया, क्योंकि अब तो सब कुछ हो चुका था, इन्होंने सब कुछ डिक्लेरेशन कर दी, सबने एक्सेप्ट कर ली। और ये हुआ था किसमें, एटले डिक्लेरेशन में इन्होंने पार्टीशन के प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। अभी आई थी लोथियन कमेटी, प्रोविजंस बताने हैं लोथियन कमेटी के जो सेकंड राउंड टेबल के दौरान बनाई गई थी 1931 में। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, बिल्कुल इन्होंने बोला था रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या बोला था, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए रिजर्वेशन होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर न्यू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, बिल्कुल अरेंजमेंट होना चाहिए। और वुमेन को भी वोटिंग राइट्स जो है मिलने चाहिए। और लेबर्स का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, लेबर्स के लिए भी इन्होंने बोला था, लेबर्स के लिए। और जो भी यूनिवर्सिटी, कॉमर्स बॉडी, लैंडलॉर्ड्स बॉडी जो भी थी स्पेशल इंटरेस्ट के रिप्रेजेंटेशन उनका भी होना चाहिए। ठीक है, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के भी स्पेशल इंटरेस्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी होना चाहिए। और फ्रेंचाइज जो है उसका रिवीजन होना चाहिए। वोटिंग क्वालिफिकेशन मतलब की बात की गई थी यहाँ पे, किसके बारे में, वोटिंग क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई थी। और याद रखना इस कमेटी का मेंबर कौन थे, बी आर अम्बेडकर भी इस कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, याद रखना इस लोथियन कमेटी के मेंबर कौन थे, बी आर अम्बेडकर भी थे। तो ये स्टेटमेंट तीनों ही ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि आपको बी आर अम्बेडकर जी किस किस चीज में थे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। सुभाष चंद्र बोस ओरिजिनली स्टार्टेड आज़ाद हिंद रेडियो इन सिंगापुर टू इनकरेज इंडियंस टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने जो ये आज़ाद हिंद रेडियो था ये स्टार्ट किया था। तो याद रखना इन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो स्टार्ट तो किया था, लेकिन वो जर्मनी के उसमें किया था। ठीक है, जर्मनी के रेडियो सर्विस के तौर पे किया था इन्होंने, तो ये वहाँ पे नहीं किया था। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है वो हो जाती है रॉन्ग। सेकंड है कि सुभाष चंद्र बोस एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन, बिल्कुल इन्होंने फादर ऑफ नेशन उनको कहा था, किसको, महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद इन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और पीपल को मोटिवेट करना स्टार्ट किया कि उन्हें एक्सेस पावर के लिए लड़ना चाहिए, ना कि लाइट पावर, एक्सेस पावर के लिए लड़ना चाहिए। उसके बाद बस बाद में देखिए ऑल इंडिया जो ऑल इंडिया रेडियो बोल रहे हो, आज़ाद हिंद रेडियो था, सबसे पहले कहाँ पे था, जर्मनी में था। बाद में इसको सिंगापुर और म्यांमार में जो था वो शिफ्ट कर दिया गया था। बाद में सिंगापुर और म्यांमार में इसको शिफ्ट किया गया था, पहले कहाँ था, ये जर्मनी में था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है हमारी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बतानी नहीं है, बतानी है। सबसे पहले इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। देखो आकाश मिसाइल है, ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ठीक है, हमें क्या बतानी थी, रॉन्ग ही बतानी थी। आंसर क्या आ गया, ए, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, इट इज इक्विप्ड विद इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, बिल्कुल। इट इज डिजाइन फॉर रिलायबल परफॉर्मेंस अंडर लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट एट हाई एल्टीट्यूड, और डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया। ये सारी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी इनकरेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताना है। पब्लिक प्लेजेस टू बॉयकॉट फॉरेन गुड, पीपल टाइंग राखी ऑन ईच अदर्स, और बेयर फुट प्रोसेशन, ये सारी चीज़ें किस में हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट में हुई थी। ठीक है, तो स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था, बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। Along with सरोजनी नायडू सी लेड दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो सरोजनी नायडू थी,
ठीक है। उनके उसमें क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इन्होंने लेड किया था। उनको गांधी बुरी भी बोला जाता था, मतलब ओल्ड गांधीयन वुमेन भी बोला जाता था। और इनकी डेथ हो गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, जब भी मतलब इन पे बुलेट चलाई गई, क्योंकि ये चैंटिंग कर रही थी वंदे मातरम की। तो ये किनका नाम है ये, ठीक है, किन के बारे में बात चल रही है, तो किसके बारे में बात चल रही है, ये चल रही है मातंगी हजरा के बारे में। किसके बारे में बात चल रही है, मातंगी हजरा के बारे में बात चल रही है। इनको गांधी बुरी के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने वंदे मातरम करते करते इन पे गोलियां चला दी गई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, मातंगी हजरा के बारे में। उसके बाद अब बात करो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो दिख रही हैं, ये किसकी फाउंडर थी, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की फाउंडर भी थी, मतलब फाउंडिंग मेंबर भी हैं। कौन, कमला देवी चट्टोपाध्याय की। ये कब फाउंड की गई थी, 1927 में फाउंड की गई थी। वैसे तो 1927 में ऑल इंडिया वुमेन मार्गरेट कजन्स थी, लेकिन उसमें एक फाउंडिंग मेंबर कमला देवी चट्टोपाध्याय का भी नाम आता है। फिर आते हैं हमारी अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली कहाँ पे थी, अरुणा आसफ अली जो थी वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी थी। फिर गांधी इरविन पैक्ट के बाद क्या हुआ था, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर बाद में इनको क्या किया गया, रिलीज़ किया गया। उसके बाद ये 1942 में एक्टिव होती हैं उसके बाद, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी इनको बोला जाता है। किसको, अरुणा आसफ अली जी को। इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान जो था ना, वहाँ पे फ्लैग को होइस्ट किया था, ठीक है, याद रखना। ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने फ्लैग होइस्ट किया था। ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने फ्लैग को होइस्ट किया था, ठीक है। फिर ये कनिका बारू, ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट में थी, और ये कहाँ से थी, कनिकलता बरुआ, ये थी असम से, ठीक है। और ये भी फ्लैग को होल्ड करने के लिए इन पे फायरिंग कर दी गई थी, और ये वहाँ पे इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, याद रख लेना। तो ये भी डेथ हुई थी। ये सारी ही जो वुमेन्स हैं, ये किसमें है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। अगर वुमेन का रोल मेंस में आता है, प्री में भी आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब की बार, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के क्या हुए हैं, 30 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। और उसके लिए वुमेन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन जो थी फ्रीडम मूवमेंट में, उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो क्वेश्चन हो जाता है हमारा, ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जनरल इलेक्शंस ऑफ 1945 से 46 इन इंडिया। जनरल इलेक्शन जो थे 1945 से 6 के, उसके बारे में हमें बताना है। द इलेक्शंस विटनेस्ड कम्युनल वोटिंग ड्यू टू सेपरेट इलेक्टोरेट एंड लिमिटेड फ्रेंचाइज। ये बोल रहे हैं वहाँ पे क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरेट थी और लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, तो वहाँ पे कम्युनल वोटिंग हुई बिल्कुल। मुस्लिम लीग इमर्ज एज लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन पंजाब। पंजाब में लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो थी वो कौन इमर्ज हुई, मुस्लिम लीग इमर्ज हुई। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या आ गया, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्या बोलता है, स्वदेश मूवमेंट के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। स्वदेश बंधव समिति जो थी वो P.O. चिदम्बरम पिल्लई ने बनाई थी एज ए मास मोबिलाइजेशन। तो देखो, स्वदेश बंधन समिति स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बनाई थी किसने, अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने बनाई थी, अश्विनी कुमार दत्त ने बनाई थी, ना कि पिल्लई ने, ठीक है, इन्होंने नहीं बनाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है, बंगाल नेशनल कॉलेज इंस्पायर्ड बाय शांति निकेतन वाज सेट अप विद अरविंदो घोष एज इज प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज को सेटअप किया गया शांति निकेतन से इंस्पायर होकर अरविंदो घोष उसके क्या बने, फर्स्ट प्रिंसिपल बने। तो ये स्टेटमेंट सही है। और 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी सेटअप की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 हो जाता है कंप्लीट। क्या है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 क्या बोलता है, अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 के बारे में बताना है, जिसको क्या बोला जाता है, चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन। मैं ये भी बता चुकी हूँ थोड़ी देर पहले। इट वॉज मेड बाय वॉइसरॉय मोन्टेग्यू। देखो अभी मैंने बताया वॉइसरॉय कौन था, वहाँ पे चेम्सफोर्ड था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग हो गई। सेकंड है, डिक्लेरेशन क्लियरली रिजेक्टेड द इंडियन डिमांड्स फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये क्या बोल रहा है कि
द डिक्लेरेशन क्लियरली रिजेक्टेड द इंडियन डिमांड्स फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, नहीं, उन्होंने जो था यहाँ पे डिमांड्स को एक्सेप्ट किया था प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए इंडिया में, तो यही डिमांड इन्होंने क्या की थी, एक्सेप्ट की थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी, तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। इन्होंने थोड़ी उस डिमांड को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। और उस टाइम पे वायसरॉय कौन थे, चेम्सफोर्ड थे, और जो सेक्रेटरी थे वो थे कौन थे, मोन्टेग्यू थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी मेड हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस, कहाँ पे उन्होंने सब पहली मेजर पब्लिक अपीयरेंस, तो उस टाइम पे BHU खुला था और वहाँ पे उन्होंने अपनी पहली जो अपीयरेंस थी वो दिखाई थी, कहाँ पे, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, 1916 में, ठीक है, तो याद रखना ये। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। मुदीमन कमेटी के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, मुदीमन कमेटी के बारे में बताना है। मुदीमन कमेटी, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल एडजस्टमेंट डिजायरेबल इनसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ एक्ट ऑफ 1919। ये बोल रहा है कि इसका जो मुदीमन कमेटी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो था एग्जामिन करना कॉन्स्टिट्यूशनल एडजस्टमेंट जो कि 1990 के एक्ट में होनी है, बिल्कुल। द लॉर्ड चैम्सफोर्ड वाज वाइसरॉय ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट, तो याद रखना उस टाइम पे वाइसरॉय ये नहीं थे, क्योंकि मुदीमन कमेटी बनी थी 1924 में, और उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड रीडिंग। कौन थे, लॉर्ड रीडिंग, जो कि 1921 से 26 तक रहे थे। कब से रहे थे, 21 से 26 तक रहे थे लॉर्ड रीडिंग, तो उस टाइम पे वॉइस रहे थे लॉर्ड रीडिंग, और यस ये उनका ऑब्जेक्टिव था मुदीमन कमेटी का, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो जो हमारा आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है, हमारा ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 क्या बोलता है, आफ्टर 1936 इलेक्शंस हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फॉलिंग इन ट्रैप ऑफ कम्युनल आइडियोलॉजी। मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था, ताकि लोग जो है वो कम्युनल आइडियोलॉजी में ना पड़े। कौन थे वो, जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने किया था कि मतलब उन्होंने विजुअलाइज कर लिया था कि कम्युनलाइजेशन का जो डेंजर है वो उन्होंने विजुअलाइज कर लिया था, और फिर जो था सोसाइटी ताकि डिवाइड ना हो उसके लिए उन्होंने मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चलाया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में बताना है। इट एम्स टू रिड्यूस ग्लोबल मीथेन एमिशन बाय एटलीस्ट 30% फ्रॉम 2020 लेवल बाय 2030। तो ये बोल रखा है बिल्कुल, ये 30% हमें रिड्यूस करनी है 2030 तक। जो इनिशिएटिव है ये बोल रहे यूएसए का है, सॉरी UNEP का है, तो याद रखना ये जो इनिशिएटिव है किसका, यूएसए का है और यूरोपियन यूनियन का है, तो याद रखना, ठीक है। ये किसका, यूएसए और यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, ना कि UNEP का। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। इंडिविजुअल सत्याग्रह, देखो मैंने बताया था द डिमांड फॉर सत्याग्रह वाज फ्रीडम ऑफ स्पीच टू प्रीच अगेंस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वॉर। सत्याग्रह की क्या डिमांड थी, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए अगेंस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ वॉर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। विनोबा भावे वाज सेकंड पर्सन, मैंने बताया था कौन थे विनोबा भावे, फर्स्ट पर्सन थे, ठीक है। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू क्या थे, सेकंड पर्सन थे, और उसके बाद ब्रह्मदत्त क्या थे, थर्ड पर्सन थे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें करेक्ट ही पूछिए, तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। दिल्ली दरबार के बारे में बताना है, 1911 में जो लगाया गया था। तो सबसे पहले है कि इट मार्क द सक्सेशन ऑफ जॉर्ज फाइव। ये जो सक्सेशन है ये जॉर्ज फाइव के बारे में बताता है। इट वाज सेकंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। तो याद रखना फर्स्ट जो दरबार लगाया गया था ना वो 1877 में लगाया गया था। उस टाइम पे जो लिट्टन थे वो ही मतलब उसके बिहाफ पे उन्होंने लगाया था। क्वीन विक्टोरिया के बिहाफ पे लिट्टन वहाँ पे बैठे थे। 1877 में पहला दरबार लगा था। उसके बाद सेकंड दरबार लगा हमारा 1903 में, जिसमें एडवर्ड सेकंड का सक्सेशन हुआ था। किसका? एडवर्ड सेकंड का, जिसमें सक्सेशन हुआ था। उसके बाद 1911 में सक्सेशन हुआ किंग जॉर्ज फाइव का। किसका? किंग जॉर्ज फाइव का सक्सेशन हुआ। और ये कौन सा था? थर्ड दिल्ली दरबार था। थर्ड दिल्ली दरबार था। ये भी स्टेटमेंट क्या होगी? सॉरी गलत होगी सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड है इट वाज ओनली दिल्ली दरबार अटेंडेड बाय एम्परर इंसार। बिल्कुल फर्स्ट में भी एम्परर नहीं आए थे और सेकंड में भी नहीं आए थे। थर्ड में जो एम्परर थे वो खुद आए थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जॉर्ज फाइव खुद आए थे। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया इसका? बी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 48 पे।
इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में कंसिडर करना है। द एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज टू रिमेन इन फंक्शन ऑफ इंडिया टिल द न्यू इलेक्शन पोस्ट पार्टीशन। ये बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेजिस्लेचर था वो तब तक रहना था जब तक कि इलेक्शन के पार्टीशन के बाद नए इलेक्शन ना हो जाए। तो ऐसा नहीं था कि मतलब इलेक्शन के बाद तक कुछ चलना था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मतलब ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाते। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है वो डिवोल्व हो जाता पार्टीशन के बाद। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है, सॉरी मतलब क्या है, इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी इनकरेक्ट है कि ऐसा नहीं होना था, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है उसके बाद डिसॉल्व हो जाती। प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द चॉइस ऑफ ज्वाइनिंग आइदर ऑफ द न्यू डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इट मींस इंडिया और पाकिस्तान, और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। बिल्कुल प्रिंसली स्टेट्स को ये वो दिया गया था। थर्ड है द एक्ट ट्रांसफर्ड द फंक्शंस ऑफ ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू सेक्रेटरी ऑफ फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर्स। जो एक्ट था उसने बिल्कुल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सेक्रेटरी फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स के लिए जो पावर एक्ट था वो उसने उसके फंक्शन को ट्रांसफर कर दिया था। ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा सी। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा सी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग थी। क्योंकि आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है, किस स्टेट से कौन सा बिलोंग करता है। चिन्नौर राइस, देखो चिन्नौर राइस किससे बिलोंग करता है, एमपी से बिलोंग करता है। जुदीमा वाइन राइस ये कहाँ से है, असम से, बिल्कुल सही है। और फेनी जो है इसने बोल रखा है केरला से, तो याद रखना फेनी कहाँ से है, गोवा से है। फेनी कहाँ से है, गोवा से है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, फेनी कहाँ से है, गोवा से है। जुदीमा वाइन राइस कहाँ से, असम से। और चिन्नौर राइस कहाँ से, एमपी से है। तो ये है जीआई टैग और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। एक पहल कैंपेन के बारे में बताना है। द कैंपेन सिक्स टू इनकरेज मास रजिस्ट्रेशन अंडर टेलीलॉ। जो कैंपेन है वो इनकरेज करना चाहती है मास रजिस्ट्रेशन अंडर टेलीलॉ। सेकंड है ये मिनिस्ट्री ऑफ MEIT का इनिशिएटिव है। तो ये किसका इनिशिएटिव है, ये किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का। किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का इनिशिएटिव है। और यस ये क्या करती है, मास रजिस्ट्रेशन को इनकरेज कर रही है अंडर टेलीलॉ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया ए। तो ये आंसर हो गया हमारा, इसकी मिनिस्ट्री जो है इसमें रॉन्ग दे रखी है। तो हमारे जो टोटल 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, प्लीज़। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।